हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग। बताइए आप लोग, आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं? आप सब अच्छे होंगे, उम्मीद करता हूँ पढ़ाई अच्छी हो रही होगी आपकी, राइट? कहीं कुछ समझने में कोई कठिनाई तो हो नहीं रही? अगर कोई कठिनाई हो रही हो तो आप बताइए मुझे मेरे नंबर पर व्हाट्सएप करके 9936474790 पर। आप मुझे इसी नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। किसी भी परेशानी से रिलेटेड समाधान करने की कोशिश करूंगा मैं, राइट? चलिए, तो आज की क्लास एक नए टॉपिक से शुरुआत करते हैं। अधिगम। आपने बहुत सुना होगा इस टॉपिक को। अधिगम सीखना इसे कहते हैं, इंग्लिश में लर्निंग कहते हैं इसे। अब आप देखेंगे ये टॉपिक टारगेट करेगा सभी टीचिंग एग्जाम्स को, चाहे वो सी टेट हो, सुपर टेट हो, यूपी टेट हो या फिर अदर टेट्स। क्योंकि आपको पता होगा अधिगम के बिना कोई एग्जाम नहीं है। तो अधिगम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और एक सबसे खास बात जो है वो ये है कि अधिगम में आज के लेक्चर में हम बहुत बेसिक चीजें शुरुआत करेंगे जो कि आपने मेरी ऑफलाइन क्लास में नहीं पढ़ी हुई थी, राइट? बहुत छोटी छोटी चीजें जिनको फॉर्म करते हुए हम एक भूमिका में अधिगम को पूरी तरीके से समझने के लिए तैयार हो पाएंगे। और आपको याद दिला दूं कि अधिगम से जुड़ी हुई एक बहुत ही महत्वपूर्ण थ्योरी मैं कुछ दिन पहले अपने YouTube चैनल पर पोस्ट कर चुका हूं। रॉबर्ट गैने का जो सिद्धांत था वो अधिगम से रिलेटेड था। दैट डे, उस दिन कुछ बच्चों ने मुझसे पूछा सर कि 3 थ्योरीज तो मुझे पता थी, पियाजे है, वाइगोत्स्की है, कोहलबर्ग है, लेकिन सर ये गैने कहाँ से आ गए? तो गहने का जो सिद्धांत है वो मोस्टली अधिगम से संबंधित है। रॉबर्ट गहने ने अधिगम के सीखने के 8 प्रकार बताए हैं और वो थ्योरी पूरी तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन करके समझाई थी, राइट? तो बाकी की जो और थ्योरी है अधिगम की, अधिगम के नियम हैं, अधिगम का स्थानांतरण है, अधिगम के पठार हैं, ये बहुत बड़ा चैप्टर है। इसको विस्तृत समझने से पहले भूमिका में आज का लेक्चर होगा। जो बच्चे इस लेक्चर को शुरुआत से देखेंगे, ये गारंटी है कि अधिगम से रिलेटेड उनका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, राइट? तो आप वीडियो पर बने रहिए, अंत तक एक एक चीज को क्लियर करेंगे, सेम वैसे ही जैसे इससे पहले के लेक्चर सॉल्व करते थे। लेक्चर के बाद क्वेश्चंस का एक्सरसाइज, ठीक है? अच्छा, मैं आपसे एक बात ये भी पूछना चाहता हूं कि या ये तरीका आपको अच्छा लग रहा है कि लेक्चर पढ़ने के बाद ही आपको कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने को मिल जाती है? ये सही है? अच्छा लगता है आपको? अगर अच्छा लगता है तो आप कमेंट करके मुझे बताइए, ठीक है? तो आज स्टार्ट करेंगे फर्स्ट पार्ट से, सीखना। बहुत आपने सुना होगा सीखना। सीखना एक आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग किया जाने वाला शब्द है। अगर सामान्य अर्थों में बात की जाए तो सीखना जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, राइट? अब साइकोलॉजिकल टर्म में सीखने से संबंधित जो शब्द प्रयोग किया जाता है वो आपका अधिगम कहलाता है। और इन दोनों शब्दों की इंग्लिश लर्निंग ही होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, सीखना अथवा अधिगम। राइट? बहुत सारे बच्चे या सभी बच्चे इन टर्म से परिचित होंगे, ठीक है? देखते हैं क्या क्या नई चीजें ऐड हैं इसमें, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक टारगेट करेगा सी टेट, एस टेट, रीट, हरियाणा टेट, ऑल स्टेट टेट।
खासतौर से केवीएसपी और डी ट्रिपल एसबी को भी टारगेट करेगा ये। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट, व्यक्ति अपने जीवन के प्रारंभ से ही सीखना आरंभ कर देता है और जीवन पर्यंत तक सीखता रहता है। बहुत आसान। और यह सबसे पहला सवाल यहां से स्टार्ट होता है, अधिगम की प्रक्रिया चलती है तो जीवन पर्यंत, जब तक जीवन है तब तक सीखना चलता रहता है। ठीक है, तो यहां क्लियर है कि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया सीखना है, अधिगम है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, शैशवावस्था में व्यक्ति की सीखने की प्रक्रिया में दो मुख्य तथ्य निहित होते हैं। एक एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंने तय किया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। शैशवावस्था में सीखने की प्रक्रिया देखेंगे आप। शैशवावस्था में, अब जब बच्चा शिशु होता है तब सीखने की प्रक्रिया में दो मुख्य तथ्य निहित होते हैं। शैशवावस्था में बालक के जीवन में सीखने के दो मुख्य तथ्य निहित होते हैं जो उसे वातावरण के अनुकूलन व्यवस्थित करने में सहायता पहुंचाते हैं। एक तो वातावरण के साथ अनुकूलन व्यवस्थित करने में, यानी वातावरण के साथ एडजस्ट करने के लिए क्या करते हैं, बालक की सहायता पहुंचाते हैं, उसकी हेल्प करते हैं। अब वो दो मुख्य तथ्य होते कौन कौन से हैं? पहला है आपका परिपक्वता, मैच्योरिटी, और दूसरा कौन सा है आपका अनुभूति से लाभ उठाने की योग्यता। ये दो तथ्य हैं जो शैशवावस्था से ही बालक की सहायता करते रहते हैं उसके वातावरण में उसका समायोजन करने के लिए। ठीक है, यहां तक क्लियर है? चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। आपको जहां कहीं लगता है आप इसके नोट्स बना सकते हो। एक एक पॉइंट आपने अक्सर देखा होगा। ये जो परिपक्वता वाला क्वेश्चन है ये कितनी बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर इसे और क्लियर करने के लिए। देखते हैं अगला पॉइंट। सामान्य अर्थों में, साधारण अर्थ में अगर बात कही जाए तो उपयुक्त माने सुटेबल प्रतिक्रिया को अपनाने की प्रक्रिया ही सीखना है। यानी किसी प्रतिक्रिया को जो आपके लिए उपयुक्त हो उसको अपनाना क्या कहलाता है? सीखना कहलाता है, लर्निंग कहलाता है। आप बहुत सारी क्रियाएं कर रहे हैं लेकिन उन क्रियाओं में वो क्रिया जो बहुत उपयुक्त है, सुटेबल है आपके लिए, उसको प्राप्त कर लेना, उसको अपना लेना क्या कहलाता है? सीखना कहलाता है। राइट? बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, बहुत सारा सब कुछ पढ़ाया जा रहा है, लेकिन इन सारी क्रियाओं में भी, सीखने की क्रियाओं में, अगर आप किसी सही चैनल को जिस पर सही पढ़ाया जा रहा है, राइट, उसको अगर आप अपना लेते हैं तो ये भी एक प्रकार का सीखना ही होगा। ठीक है, अगला पॉइंट, सीखने से तात्पर्य है संचयी उन्नति। अब संचयी क्या होती है? आपने संचयी शब्द का प्रयोग इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, मैथ्स में भी आपने पढ़ा होगा, स्टैटिस्टिक्स में। क्यूमुलेटिव इंप्रूवमेंट संचयी उन्नति है, यानी एक से दूसरे क्रम में जुड़ते हुए जो प्रोग्रेस होती है वो क्या है आपकी? वो संचयी उन्नति है। तो सीखने से तात्पर्य संचयी उन्नति अर्थात वे सभी परिवर्तन जो उस समय होते हैं जबकि सीखने की क्रिया हो रही होती है, सीखना कहलाता है। राइट? एट ए टाइम ऑफ लर्निंग, जब आप सीख रहे होते हैं तो वो सभी परिवर्तन जो उस समय होते हैं जबकि सीखने की क्रिया हो रही होती, उसे क्या कहते हैं? उसे संचयी उन्नति कहते हैं। और संचयी उन्नति सीखने से संबंधित होती है। क्लियर है यहां पर? चलिए बढ़ते हैं
नेक्स्ट पेज पर देखते हैं अगला पॉइंट। व्यक्ति की उन्नति से यहां तात्पर्य अनुभव द्वारा लाभान्वित होना है। एक अलग से क्वेश्चन है ये, अनुभव द्वारा लाभान्वित होना क्या कहलाता है? आपने बहुत बार सुना होगा, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन, व्यवहार में परिवर्तन। अब देखिए आप, अनुभव द्वारा लाभान्वित होना क्या है? अधिगम है। और यह अधिगम आपका व्यक्ति की उन्नति से जुड़ा हुआ है, राइट, जो संचयी उन्नति है उससे। सीखना एक सक्रिय प्रक्रिया है। अब देखेंगे निष्क्रिय नहीं है, सक्रिय प्रक्रिया है, एक्टिव प्रोसेस, जो व्यक्ति के अपने कार्यों पर निर्भर रहती है, किसी दूसरे के कार्यों पर नहीं, स्वयं के कार्यों पर निर्भर रहती है। जबकि मानसिक अभिवृद्धि एवं प्रौढ़ता विकास की, अब देखेंगे मानसिक अभिवृद्धि एवं प्रौढ़ता विकास की प्रक्रियाएं हैं जिनके संबंध में व्यक्ति कुछ खास नहीं कह सकता है, राइट। तो दो चीजें यहां पर आई, प्रौढ़ता अपने आप होने वाली एक प्रोसेस है, इस विषय में कोई व्यक्ति कुछ नहीं कह सकता है, ये अपने टाइम पर ही होगी। मैच्योरिटी को हम किसी बच्चे में अर्ली नहीं ला सकते हैं, समझिए आप, अपने प्रॉपर टाइम पर ही ये होगी। यहां तक क्लियर है? फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। गेट्स के अनुसार, आपको अगर याद होगा ऑफलाइन के सभी बच्चों को अधिगम से रिलेटेड मैंने लास्ट टाइम जो जो डेफिनेशंस बोली थी क्लासरूम में, वो डेफिनेशन डिट्टो एग्जाम में थी, राइट। इस बार मैं गैस कर रहा हूं एक नई परिभाषा पर, गेट्स की परिभाषा, और वो परिभाषा लास्ट जो बताई थी मैंने वो गिलफोर्ड की थी, ठीक है, नीचे है गिलफोर्ड की। तो गेट्स पर इस बार मैं वेट लगाऊंगा। अनुभव द्वारा व्यवहार में रूपांतर लाना ही सीखना है। तो यहां पर किस पर बल दिया जा रहा है? अनुभव पर बल दिया जा रहा है, एक्सपीरियंस पर। व्यवहार में रूपांतर लाना, चेंजिंग, क्या कहलाता है? ये सीखना कहलाता है। अब इस परिभाषा की व्याख्या देखिए आप, व्यक्ति की रुचि, रुझान, निपुणता एवं योग्यता, ये सारे के सारे सवाल में शब्द पिरोए जाते हैं, रुचि, रुझान, निपुणता एवं योग्यता। और एक और शब्द देखो आप, एग्जाम में पूछा गया, श्लाघा शक्ति। अब श्लाघा शक्ति को अंग्रेजी में या फिर हिंदी में इस इमोशन से रिलेशन लगाया गया, तो संवेदन से संबंधित होता है ये। श्लाघा शक्ति की बात की जाए तो इंद्रियों से किसी चीज को पहचानने की शक्ति है, श्लाघा शक्ति है ये, राइट। तो संवेदन से संबंधित होता है क्या? श्लाघा शक्ति। सभी सीखने की क्रिया की उपज है। अब एक सीखने की क्रिया की उपज क्या क्या है? तो पहला आपका रुचि है, दूसरा रुझान है, तीसरा निपुणता है, योग्यता है और श्लाघा शक्ति है। अब यहां से अगर सवाल बनेगा तो फिर आप गारंटीड मानकर चलिए कि निगेशन पैटर्न पर सवाल बनने के चांसेस ज्यादा होंगे। सीखने की उपज निम्न में से नहीं है तो रुचि है, रुझान है, निपुणता है, योग्यता है और श्लाघा शक्ति है। ये बहुत स्ट्रेंज वर्ड है, श्लाघा शक्ति। फिर से अपने आप से सवाल करिए, श्लाघा शक्ति को आप कितनी बार इससे पहले सुन चुके हैं? सुना होगा तो एग्जाम पेपर में ही सुना होगा, क्लासरूम में या फिर किसी चैनल पर नहीं सुना होगा, लेक्चर में नहीं सुना होगा। सो आई थिंक अब ये क्लियर हुआ श्लाघा शक्ति क्या है। संवेदन से संबंधित क्षमता है ये। तो ये सभी सीखने की क्रिया की क्या है? उपज है। अब गिलफोर्ड क्या कहते हैं? गिलफोर्ड कहते हैं व्यवहार के कारण व्यवहार में आया कोई परिवर्तन अधिगम है, सीखना है। इसका मतलब सीखने के लिए आवश्यक है किसी भी व्यक्ति बालक को पहले कोई व्यवहार करना पड़ता है। तो जब आप कोई व्यवहार करते हो ये तय है, उसके बाद आपका अधिगम स्टार्ट होता है, उसके बाद आप सीखते हो। आप देखते होंगे बहुत सारे बच्चे जब पहली बार ओएमआर भरते हैं तो कितना सारा डर लगता है, लेकिन अगर पहली बार आप व्यवहार कर लेते हो, ओएमआर भर लेते हो, तो सेकेंड टाइम में आपको ओएमआर भरने में कोई कठिनाई नहीं होती है।
और ये क्या होता है आपका, ये अधिगम होता है, ये सीखना होता है। तो पहले हम कोई व्यवहार करते हैं और व्यवहार करने के बाद व्यवहार में जो परिवर्तन लाते हैं वो क्या होता है, वो अधिगम होता है। ये परिभाषा किसने दी है, गिलफोर्ड ने दी है, राइट। ये परिभाषा मैंने लास्ट टाइम गैस की थी, इस बार पुनः हमने इसको मेंशन किया है। इसके अलावा अधिगम में कोई परिभाषा है नहीं, ऐसे मानकर चलिए। बहुत सारी परिभाषाएं हैं लेकिन इंपॉर्टेंट अगर बात की जाएगी तो गिलफोर्ड की है। इसके बाद मैं गेट्स को लाया हूं और एक परिभाषा और डिस्कस करूंगा। चलिए अगले चैप्टर पर, अगले पेज पर देखते हैं। पील महोदय, आपने इनका भी नाम शायद ही सुना होगा, पील महोदय। तो तीन परिभाषाएं हम क्लियर करेंगे, एक तो गेट्स की, गिलफोर्ड की और पील, ठीक है। पील महोदय क्या कहते हैं, सीखना व्यक्ति में एक परिवर्तन है जो उसके वातावरण के परिवर्तनों के अनुसरण में होता है। वो खुद से नहीं करता है, उसका वातावरण उससे वो परिवर्तन करवा लेता है। अगर करंट सिचुएशन का एग्जाम्पल दिया जाए, वर्तमान में लॉकडाउन है, पूरे देश में कोरोना की स्थिति बहुत खतरनाक है, लेकिन शायद आप देखेंगे वर्तमान वातावरण, वर्तमान परिस्थितियों ने हमको सिखा दिया है कि अगर जिंदा रहना है तो कैसे रहना है, क्या करना है, हाथों को बार बार धोना है, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना है, बाहर निकलते वक्त सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना है, मास्क पहनना है। ये सब किसने सिखाया हमको, किसी टीचर ने? जी नहीं, वातावरण ने सिखाया। और जो लोग ये नहीं सीख पाएंगे, पता है वो जिंदगी के एग्जाम में फेल हो जाएंगे इस बार। तो क्लियर है ये परिभाषा, वर्तमान परिस्थितियों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। सीखना व्यक्ति में एक परिवर्तन है जो उसके वातावरण के परिवर्तनों के अनुसरण में होता है। अगला पॉइंट इसी परिभाषा की व्याख्या में है, प्रत्येक वातावरण में परिवर्तन सीखना नहीं होता है। अब ये भी बात समझिए, प्रत्येक वातावरण में परिवर्तन सीखना नहीं है। कैसे? सीखना एक सहज क्रियात्मक नहीं है। सहज समझ पा रहे हो आप? सहज क्रियाओं का प्रयोग पियाजे ने अपने सिद्धांत में किया है। सहज क्रियाएं, पलक झपकाना सहज क्रिया है ये, राइट। तो लिखा गया है कि जैसे पलक झपकाना या टखने में चोट लगने से उसे पीछे खींचना, ये शारीरिक क्रियाएं हैं जिन्हें व्यक्ति स्वाभाविक रूप से करता है, ना कि सीख कर करता है। एक छोटा बच्चा आपने देखा होगा, तेज आवाज सुनकर चौंक जाता है, इसका मतलब ये सीख तो रहा है वो, लेकिन अब ये है कैसा, ये सहज क्रिया है कि वो किसी तेज आवाज को सुनकर चौंक रहा है, सहज अनुभव है। इस टाइप के परिवर्तन सीखने में महत्वपूर्ण तो हैं, लेकिन उतने नहीं जितने आप समझते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। सीखना चेतन उद्देश्य से हो सकता है। अब चेतन और अचेतन की बात आपने ये शब्द सुना होगा सिगमंड फ्राइड की थ्योरी में, मनोविश्लेषण का सिद्धांत प्लेलिस्ट में पढ़ा हुआ है। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है वो वहां जाकर पढ़ें, और इस बात की गारंटी है कि इससे सरल आप कहीं सीखेंगे नहीं, ठीक है। तो मनोविश्लेषण में 3 अवस्थाएं मन की बताई गई हैं, एक चेतन, एक अचेतन और एक अर्धचेतन। अब यहां किस शब्द का प्रयोग हो रहा? चेतन का हो रहा, यानी सीखना चेतन उद्देश्य से हो सकता है। आप में से जो बच्चा कॉन्शियसली ये चाहेगा कि ये लेक्चर उसे पढ़नी है, वो श्योर पढ़ेगा, राइट, नहीं तो सोते रह जाओगे आप। अथवा सामाजिक और जैविक अनुकूलन के लिए हो सकता है। तो सीखने के उद्देश्य में देखोगे आप, सीखना एक चेतन उद्देश्य से है अथवा सामाजिक और जैविक अनुकूलन के लिए हो सकता है सीखना, ठीक है। सीखने के द्वारा व्यक्ति में स्थायी तथा अस्थायी परिवर्तन आते हैं। स्थायी परमानेंट भी हैं, अस्थायी का मतलब टेम्परेरी भी है। आपने बहुत सारी चीजें किन्हीं जटिल परिस्थितियों से बचने के लिए अपनाई होंगी, फिर इसके बाद उन्हें आप भूल जाते हो,
अक्सर आपने देखा होगा जब एक बच्चा बाल्यावस्था से किशोरावस्था के बीच में पहुंचता है तो कुछ गेम्स खेलता है वो, राइट। और फिर जब वो बड़ा हो जाता है, फिर अगर उससे कहा जाए कि यार तुम ये वाला गेम खोलो, तो वो क्या कहता है, जब मैं छोटा था, जब मैं कम उम्र में था, तब मुझे खेलना आता, तब तो बहुत दिनों से खेला ही नहीं है, तो इसलिए भूल गया हूं। इसका मतलब अस्थाई परिवर्तन भी किस में आते हैं, सीखने में आते हैं। सीखने में दो प्रकार के परिवर्तन शामिल हैं, एक तो स्थायी और एक अस्थाई, एक टेम्परेरी और एक परमानेंट, राइट। अगला पॉइंट है, सीखना सही या त्रुटिपूर्ण भी हो सकता है। आप देखेंगे व्यक्ति सीखने में क्या कर रहा है, क्रिया कर रहा है, तो क्रिया सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है। साइंस आधारित जितने एक्सपेरिमेंट होते होंगे, क्या वो हर बार सही हो जाते होंगे? जी नहीं। थॉमस अल्वा एडिसन हर बार तो सही नहीं हुए। इसका मतलब सही भी हो सकता है और त्रुटिपूर्ण गलत भी हो सकता है। ये दोनों चीजें क्लियर रखेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर, देखते हैं अगला पॉइंट। सीखना प्रत्यक्ष रूप से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डायरेक्ट सवाल सीटेट में आया हुआ है कि सीखने का अनुभव किया जा सकता है, उसे देखा नहीं जा सकता, प्रत्यक्ष नहीं देखा जा सकता। तो देखेंगे, सीखना प्रत्यक्ष रूप से दर्शनीय नहीं होता है। अभी कोई बच्चा सीख रहा है, कितना सीख रहा है, इसको प्रत्यक्ष डायरेक्ट नहीं देख सकते हो आप, इसको केवल अनुभव कर सकते हो परिणाम के आधार पर, राइट। तो सीखने का क्या हो सकता है, केवल अनुमान लगाया जा सकता है, वो भी किस आधार पर, निष्पादन, परफॉर्मेंस के आधार पर। अभी एक बच्चे ने 30 दिन तक किताब उठाकर देखी, खोल कर बैठा रहा, वो किसी को पता नहीं वो सीख रहा था या नहीं सीख रहा था। 4 घंटे बैठना, ये कहना नहीं होगा कि बच्चे ने सीखा है। जब उसका परफॉर्मेंस आएगा, जब रिजल्ट आएगा, तब तय होगा कि वाकई में उसने सीखा था या फिर ऐसे ही किताब खोलकर बैठे रहा, राइट। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसे क्लिक करेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सीखने का प्रत्यक्ष रूप से दर्शन नहीं किया जा सकता, सीखने को प्रत्यक्ष नहीं देखा जा सकता है। क्या किया जा सकता है, इसका सिर्फ अनुमान लगाया जा सकता है, और अनुमान का आधार क्या है, निष्पादन है, परफॉर्मेंस है, राइट। अगला पॉइंट देखते हैं, सीखने की प्रक्रिया में कोई अनुप्रेरण, अनुप्रेरण मोटिव, जब कभी सीखने का प्रोसेस घटित हो रहा होता तो होता क्या है कि कोई मोटिव, अनुप्रेरण अथवा अभिप्रेरक अथवा अंतर्नोद, चालक कह सकते हो आप, देखेंगे ड्राइव, तो यानी मोटिव अथवा ड्राइव एक आकर्षित करने वाले लक्ष्य अथवा लक्ष्य को प्राप्त करने में रुकावट, बाधा, ये चीजें शामिल होती हैं। सीखने की प्रोसेस आपको कैसे बताई गई कि पहले व्यक्ति को कोई आवश्यकता है, फिर क्या होता है, फिर अनुप्रेरण और अंतर्नोद व्यक्ति को क्या करते हैं, सक्रिय करते हैं, लेकिन बीच में बाधाएं आती हैं, रुकावटें आती हैं, जो व्यक्ति को बार बार हारने के लिए मजबूर करती हैं। लेकिन जिन लोगों की आवश्यकताएं बड़ी होती हैं, वो लोग उन बाधाओं को, उन रुकावटों को पार करते हुए अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। और ये प्रोसेस क्या होती है, ये सीखने की प्रोसेस होती है, राइट। तो आई होप यहां तक क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर, देखते हैं सीखना और प्रौढ़ता। अब यहां से सवाल अगर बनेगा तो दो तरीके से बनने के चांसेस होंगे। एक तो सीखना और प्रौढ़ता की बात हो रही है, यानी लर्निंग एंड मैच्योरेशन की बात हो रही है। इससे संबंधित जो पॉइंट्स हैं वो एग्जाम के कौन कौन से हैं, देखिए आप। प्रौढ़ता को परिपक्वता भी कहते हैं। अब ये शब्द आपका एग्जाम का है, प्रौढ़ता, जिसे सामान्य भाषा में क्या बोलते हैं, परिपक्वता बोलते हैं, इन इंग्लिश मैच्योरिटी बोलते हैं। तो प्रौढ़ता और सीखना दोनों मिलकर व्यक्ति के विकास में सहायता पहुंचाते हैं। ये एग्जाम आधारित बहुत बड़ा, बहुत विवादास्पद प्रश्न है कि सीखने में, अधिगम में परिपक्वता का क्या योगदान है। तो आप तय मानिए कि परिपक्वता सीखने को प्रभावित करती है, राइट। एक अहम रोल है सीखने में परिपक्वता का, प्रौढ़ता का।
तो ये पॉइंट क्लियर हुआ। प्रौढ़ता और सीखना दोनों मिलकर व्यक्ति के विकास में सहायता पहुंचाते हैं। कैसे? प्रौढ़ता व्यक्ति की वह स्वाभाविक अभिवृद्धि है जो बिना किसी विशिष्ट परिस्थितियों के ही चलती रहती है। अब मैच्योरिटी के लिए कोई स्पेशल तैयारी नहीं करनी पड़ती है। खास चीज समझिए आप कि नहीं ये चीजें होंगी तब मैच्योरिटी होगी। ऑटोनोमस है, ये अपने आप धीरे धीरे चलती रहती है, आप कुछ करें या ना करें। ठीक है, तो पॉइंट क्लियर है। प्रौढ़ता व्यक्ति की वह स्वाभाविक मतलब नेचुरल अभिवृद्धि है जो बिना किन्हीं विशिष्ट परिस्थितियों के ही चलती रहती है। ठीक है, अगला पॉइंट है परिपक्वता सीखने की गति पर प्रभाव डालती है। अब एक बच्चा जो छोटा है, जो घुटनों केवल चलता है, क्या पैरों पर चलने के लिए परिपक्वता की आवश्यकता नहीं है? बिना परिपक्व हुए क्या वो खड़ा हो सकता है? क्या वो चल सकता है? अंदाजा लगाइए आप। जी नहीं। राइट, जब तक वो चलने की स्थिति के लिए परिपक्व नहीं होगा तब तक वो नहीं चल सकता। इसलिए परिपक्वता सीखने की गति पर प्रभाव डालती है। राइट, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। अगला पॉइंट देखते हैं, किसी क्रिया में अभ्यास। अब जब कोई कार्य किया जा रहा है तो वहां पर क्या अभ्यास, जिसका परिपक्वता स्तर प्राप्त नहीं हुआ है, प्रभावशाली नहीं होगा। यानी सिंपल सी बात, मैंने जो उदाहरण दिया कि जब तक बच्चा चलने के लिए परिपक्व नहीं हो पाएगा तब तक चलना या चलने के स्तर को प्राप्त करना उसके लिए प्रभावशाली नहीं होगा। राइट, जब वो परिपक्व हो जाएगा तब उसका चलना कैसा हो जाएगा? प्रभावशाली हो जाएगा। तो परिपक्वता स्तर प्राप्त नहीं होगा तो प्रभावशाली नहीं होगा। जब परिपक्वता का स्तर प्राप्त हो लेगा तब वही एक्शन, वही कार्य, वही अभ्यास कैसा हो जाएगा? इफेक्टिव हो जाएगा। राइट, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। यह अत्यंत आवश्यक है कि जब सीखने की क्रियाओं में परिपक्वता के स्तर को ध्यान में रखा जाए। अब देख लीजिए आप, ये बहुत आवश्यक, यहां पर तो कह दिया गया अत्यंत आवश्यक, इसका मतलब कंपलसरी है कि सब सीखने की प्रक्रियाओं में या सब तरह के सीखने की क्रियाओं में परिपक्वता के स्तर को ध्यान में अवश्य रखा जाए। राइट, अब एक छोटा बच्चा है जिसको राइम से सिखाते हैं, आप सोच सकते हो कि उसको हम मैथ का सम दे सकते हैं और वो कर पाएगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। सीखने के सब प्रकार के सीखने में परिपक्वता के स्तर को ध्यान रखना बहुत आवश्यक होता है। राइट, यहां तक क्लियर हुआ? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर, देखते हैं ये पॉइंट, सीखने और चिंतन में अंतर होता है। अब आपने एक शब्द और सुना होगा, चिंतन, थिंकिंग। एक तो लर्निंग है और एक क्या है? एक थिंकिंग है। अब इन दोनों में भी डिफरेंसेस होते हैं। कैसे? चिंतन द्वारा सीखना हो सकता है, चिंतन के द्वारा भी सीखा जा सकता है, ये बात कही जा रही है यहां पर। चिंतन कैसी क्रिया है? चिंतन एक मानसिक क्रिया है। ये बहुत बड़ा पॉइंट है। ऑल आर इंपॉर्टेंट, मतलब जिसको लिख रहे हैं वो सारे के सारे बहुत महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वास्तव में सीखने की तुलना में चिंतन व्यवहार अथवा निष्पादन की भांति है। तो अब देखेंगे, सीखने की तुलना में सीखना एक सामान्य प्रोसेस है, इसमें चिंतन की बात आ रही, ये व्यवहार अथवा निष्पादन की भांति है। तो सीखने में जो व्यवहार शब्द का प्रयोग हुआ है वो किससे जुड़ा हुआ है? वो चिंतन से जुड़ा हुआ है। और चिंतन डायरेक्ट लिंक कर रहा है किससे? व्यवहार से अथवा निष्पादन से। निष्पादन रिजल्ट, परफॉर्मेंस, उपलब्धि कह सकते हो, की भांति होता है। राइट, क्लियर हुआ होगा? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब देखते हैं सीखना तथा व्यवहार। एक एक टर्म को समझिएगा, सीखना तथा व्यवहार, लर्निंग एंड बिहेवियर। ये दो शब्द आपने बहुत सुने होंगे। व्यवहार में परिवर्तन, यहीं से तो शुरू करते हैं, लेकिन आप देखेंगे
सीखना और व्यवहार भी एक से नहीं है। मनोविज्ञान में जब कभी इन दोनों को पढ़ते हैं तो सीखने को और व्यवहार को भी अलग अलग समझा जाता है। समझिए आप, सीखना अलग चीज है और व्यवहार करना अलग चीज है। जब हम कोई व्यवहार नहीं करते हैं तो इसका यह अर्थ नहीं है कि हम उसके बारे में जानते नहीं हैं। अब आप मुझे बताइए, कई बार ऐसा होता है कि हम कोई व्यवहार नहीं करते हैं लेकिन जो कार्य हो रहा है उसके बारे में हमको जानकारी अवश्य होती है, बिना व्यवहार के भी। वो किससे हो रही होती है? वो चिंतन से हो रही होती है। अगला पॉइंट, ज्यादातर परिस्थितियों में व्यक्ति खोज के द्वारा सीखता है। अधिकतर परिस्थितियों में व्यक्ति कैसे सीख रहा है? स्वयं खोज के द्वारा सीख लेता है, राइट। तो ये पॉइंट क्लियर हो रहा? चलिए एक बार और देख सकते हो, सीखना और व्यवहार भी एक नहीं है, इन दोनों में भी अंतर है। जब हम कोई व्यवहार नहीं करते हैं तो इसका यह अर्थ नहीं है कि हम उसके बारे में जानते नहीं हैं। कुछ तो जानते होंगे, थोड़ा बहुत तो जानते होंगे, राइट। अधिगम के कारकों की बात आती कि कौन कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण कारक आता है पूर्व ज्ञान। और नवीन ज्ञान का आधार ही है पूर्व ज्ञान। कोई ना कोई पूर्व ज्ञान व्यक्ति के पास जरूर होगा। सपोज करिए मैं आपसे कहूं आप एरोप्लेन को उड़ाना जानते हो, तो आप कह देंगे नहीं सर, हमने तो पहले कभी सुना ही नहीं, कभी देखा ही नहीं। लेकिन इसका मतलब अधिगम की दृष्टि से अगर कहा जाए तो आप इतना तो जानते हैं कि एरोप्लेन उड़ता है, इतना तो जानते हैं ना। उड़ाया कैसे जाता है ये नहीं जानते, राइट। तो ये कैसे चलता है? अधिकतर परिस्थितियों में व्यक्ति खोज के द्वारा सीखता है, राइट। जिंदगी में यहां कट करना, जिंदगी में उस समय को याद रखिए जिस पल आपने पहली बार एटीएम कार्ड का इस्तेमाल किया था, राइट। वो कार्ड, तो इसका मतलब खोज के द्वारा वहां पर भी आपने सीखा कैसे ये यूज किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। व्यक्ति को जो कुछ याद है उसके ही आगे अज्ञात की ओर धीरे धीरे बढ़ता है वह, और इस प्रकार नई सूझ तथा अंतर्दृष्टि जागृत होती रहती है, जिसकी नींव व्यक्ति के पूर्व ज्ञान पर ही बनी होती है। क्लियर हो रहा पॉइंट? यहां पर आप देखेंगे, व्यक्ति को जो कुछ याद है थोड़ा बहुत, उसके ही आगे कहां बढ़ता है वो? अज्ञात की ओर बढ़ता है धीरे धीरे, और इस प्रकार उसमें सूझ की उत्पत्ति हो जाती है, अंतर्दृष्टि जागृत हो जाती है, जिसकी नींव किससे जुड़ी होती है? व्यक्ति के पूर्व ज्ञान से जुड़ी हुई होती है, ठीक है। यह संभव नहीं है कि व्यक्ति कुछ ऐसी खोज करे जो उसके अनुभव से बिल्कुल ही बाहर हो। तो ये पॉइंट क्लियर हुआ कि कभी भी कोई व्यक्ति कोई ऐसी खोज नहीं कर सकता है जो उसके अनुभव से बिल्कुल बाहर हो। उसके बारे में कोई ना कोई उसको अनुभव जरूर होता है, तभी भी खोज कर सकता है, राइट। और नेक्स्ट पॉइंट है, इस आधार पर कहा जा सकता है कि नवीन ज्ञान का आधार क्या होता है? पूर्व अनुभव होता है, राइट। कोई भी नवीन ज्ञान बिना पूर्व अनुभव के नहीं प्राप्त होता है। क्लियर हुआ यहां तक? तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। सीखने के उद्देश्य, एम्स ऑफ लर्निंग। अब देखेंगे सीखने के उद्देश्यों को दो दृष्टिकोणों से समझा जा सकता है। पहला है आपका ज्ञानोपार्जन, ज्ञान का अर्जन करके, और दूसरा कौन सा है आपका? कला अर्जन। यहां पर क्या होता? हम कुछ कला को अर्जन करते, कुछ स्किल्स को गेन करते हैं। एक तरफ हम क्या करते हैं? ज्ञानोपार्जन का उद्देश्य है हमारा कुछ नई चीजें सीखना, और दूसरी तरफ क्या है? कुछ स्पेशल आर्ट्स को सीख लेना। ये दो सीखने के उद्देश्य बताए गए हैं। अब इनमें से एक एक को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है।
पहला आता आपका ज्ञानोपार्जन। क्या है ये? गेनिंग स्किल्स, राइट, गेनिंग नॉलेज। देखते हैं इसको। इसका संबंध मस्तिष्क के, ज्ञानोपार्जन का संबंध मस्तिष्क के सीखने की शक्ति की वृद्धि से होता है। अब किससे जुड़ा हुआ है? ये हमारे मस्तिष्क, माइंड से जुड़ा हुआ है। जो माइंड के सीखने की शक्ति होती, पावर होती है, जब उसकी वृद्धि की बात होती है तब वो सीखना क्या होता? तब वो सीखना ज्ञानोपार्जन होता है, राइट। तब उसे कौन सा सीखना बोलते हैं? तब उसे ज्ञानोपार्जन सीखना बोलते हैं, राइट। अब इसके अंतर्गत 4 प्रकार के अधिगम शामिल हैं। सबसे पहला कौन सा है आपका? प्रत्यक्षीकरण, परसेप्शन। ये शब्द आपने जाने कितनी बार, पता नहीं कितनी बार आपने सुना होगा, प्रत्यक्षीकरण प्रत्यक्षीकरण प्रत्यक्षीकरण। परसेप्शन है ये, राइट। दूसरा कौन सा है आपका? प्रत्यक्ष या संकल्पना ज्ञान, इसे कॉन्सेप्शन बोलते हैं। और तीसरा कौन सा है? सहचर्य सीखना है, एसोसिएटिव लर्निंग है। और चौथा आपका रसानुभूति, अप्रिसिएशन है ये। तो ये 4 प्रकार के सीखने की क्रियाएं किस में शामिल हैं? ज्ञानोपार्जन में शामिल है। ये क्या करती हैं? ये हमारे मस्तिष्क के सीखने की शक्ति में वृद्धि करती हैं। तब इनको भी एक एक को डिटेल समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं आपका प्रत्यक्षीकरण, राइट। प्रत्यक्षीकरण, परसेप्शन क्या है ये? किसी वस्तु अथवा घटना के बारे में किसी क्षण विशेष में जब इंद्रिय बोध, ज्ञानेंद्रियां, इंद्रिय बोध द्वारा हमारा सीधा संबंध उससे स्थापित हो जाता है तो तत्संबंधी विशिष्ट जानकारी ही प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाती है। ये आपका क्या है? प्रत्यक्षीकरण, परसेप्शन। किसी वस्तु अथवा घटना के बारे में किसी क्षण विशेष में जब इंद्रिय बोध द्वारा हमारा सीधा संबंध उससे स्थापित हो जाता है तो तत्संबंधी विशेष जानकारी प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाती है। एक एग्जाम्पल समझिए। आप किसी रूम में गए जहां पर एक अजीब सी स्मेल आई, महक आई कोई, राइट। आपको वो स्मेल स्ट्रेन सी लगी, अजीब सी लगी, लेकिन आपकी इंद्रियों, खास तौर से जिससे आपने स्मेल ली, सूंघते किससे हैं? नाक से, राइट। तो जब इंद्रियों का बोध ये तय कर लेता है कि ये स्मेल हमने पहले कभी सूंघी थी और उसे याद कर लेता है और अपना संबंध स्थापित कर लेता है, तो वो तत्संबंधी जानकारी किसमें शामिल हो जाती? प्रत्यक्ष। और फिर वो आइडेंटिटी कर लेता हो, ये तो उस परफ्यूम की स्मेल है, राइट। तो ये आपका क्या है? ये आपका प्रत्यक्षीकरण होता है, राइट। चलिए दूसरा देखते हैं। अगला पॉइंट इससे संबंधित, प्रत्यक्षीकरण से संबंधित अगला पॉइंट समझते हैं। वस्तुतः प्रत्यक्ष ज्ञान संवेदन के बाद की अवस्था है। अब समझिए, संवेदना समझ पा रहे हो आप? इंद्रिय से किसी चीज को पहचान लेना। तो प्रत्यक्ष ज्ञान संवेदन के बाद की अवस्था है। जब हम किसी चीज को इंद्रियों से जान लेते हैं तब वो क्या हो जाता है? वो प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाता है। संवेदना शुद्ध इंद्रिय ज्ञान होता है। अब संवेदना के बारे में बोला गया है, ये प्योर सेंसरी बेस्ड नॉलेज है। इससे हमारे पूर्व अनुभवों का कोई संबंध नहीं होता है। अतः संवेदना के द्वारा किसी वस्तु का पूर्ण ज्ञान नहीं हो पाता है। अब प्रत्यक्षीकरण में हमको पूरा ज्ञान तो नहीं हो पाता है, ये कहना चाहता है ये पॉइंट। संवेदन या संवेदना शुद्ध इंद्रिय ज्ञान होता है, इससे हमारे पूर्व अनुभवों का कोई संबंध नहीं होता है। अतः संवेदना के द्वारा किसी वस्तु का पूर्ण ज्ञान नहीं हो पाता। रीजन यही है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। अगला आपका दूसरा प्रकार दिया गया है ज्ञानोपार्जन से संबंधित, प्रत्यक्ष या संकल्पना ज्ञान, कॉन्सेप्शन। ये बहुत आसान है।
प्रत्यक्ष का मतलब हुआ डायरेक्ट, कह सकते हो आप, बिल्कुल आमने सामने। एग्जाम्पल दिया गया है ए फॉर एप्पल। अभी हमें किसी को, बच्चे को बताना है ए से एप्पल होता और एप्पल का चित्र दिखाओ उसे, राइट। वो चित्र को समझकर उसकी विशेषताएं, उसके गुण जान लेता है। ये कौन सा ज्ञान हो जाता है? ये आपका प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाता है, प्रत्यक्ष संकल्पना ज्ञान कहलाता है, राइट। यहां समझने की कोई दिक्कत नहीं होगी, इसलिए छोटे बच्चों को आप देखेंगे शायद फिगर से ही समझाया जाता है, ठीक है। तो प्रत्यक्ष का मतलब क्या होता? बिल्कुल डायरेक्ट, सामने, कॉन्सेप्शन। अगला है आपका सहचर्य सीखना, एसोसिएटिव लर्निंग। एसोसिएट का मतलब किसी से जोड़कर, सहचर्य का मतलब होता साथ साथ, सह माने साथ साथ, चर माने चलना, तो साथ साथ चलते हुए। क्या है ये? विभिन्न प्रत्ययों के संबंध, विभिन्न प्रत्ययों में संबंध स्थापित कर लेना, ताकि एक के स्मरण से दूसरा भी स्मृति पटल पर आ जाए। क्या कहलाता है? सहचर्य सीखना कहलाता है, राइट। किसी एक चीज के सीखने से, एक चीज का अनुमान लगाने से, स्मरण करने से दूसरी चीज भी अगर आंखों के सामने आ जाती है, स्मृति पटल पर आ जाती है, तो इस टाइप का सीखना क्या कहलाता है? ये आपका सहचर्य सीखना कहलाता है, राइट। अगला देखते हैं, फोर्थ है आपका रसानुभूति, अप्रिसिएशन। ये भी किससे संबंधित है? ये भी ज्ञानोपार्जन से संबंधित है। तो ज्ञानोपार्जन की यह विधि किस पर निर्भर है? भावनात्मक तत्वों पर निर्भर होती है, इमोशन से रिलेटेड होता है, ठीक है। फीलिंग्स को समझना, ये किस पे है? रसानुभूति। आपने देखा होगा शायद सोशल मीडिया के दौर में हम बहुत सारी घटनाओं को वास्तविक रूप में नहीं समझ पाते हैं। इसका मतलब हमें रसानुभूति का अभाव है। अगर ये होता तो हम भावनात्मक रूप से भी कैसे होते? बहुत मजबूत होते, ठीक। तो ये सारे प्रकार के अधिगम किससे संबंधित थे? आपके ज्ञानोपार्जन से संबंधित थे। इसमें क्या होता? मस्तिष्क की क्षमताओं की वृद्धि होती है। और दूसरा जो उद्देश्य था वो कौन सा था आपका? कलार्जन था। चलिए अब कलार्जन को देखते हैं। गेनिंग आर्ट्स, इसमें हम संवेगात्मक प्रतिक्रियाओं को समझते और उन्हें सीखते हैं, राइट। इसमें खास तौर से वो सारी क्रियाएं शामिल की गई हैं, लिखना, बात करना, एक दूसरे से व्यवहार करना, ये सारी चीजें किसमें शामिल हैं? ये कला अर्जन में, आर्ट से संबंधित ये होती हैं, राइट। तो आप इसे समझ पा रहे होंगे, ये आपके दो उद्देश्य थे। क्लियर हुए? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सेशन पर, आज के लेक्चर के महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न 1, अधिगम या सीखना है। ऑप्शन ए, व्यवहार में पूर्ण अस्थायी परिवर्तन, व्यवहार में परिमार्जन, व्यवहार में शुद्ध स्थायी परिवर्तन, व्यवहार का प्रेक्षण। आप सोचकर आंसर करें। ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा या डी सही होगा? आपको लगता होगा ये सी टेट का प्योर सवाल है कि चारों सही है, लेकिन जी नहीं, बी इज परफेक्ट राइट आंसर। क्योंकि व्यवहार में परिमार्जन, परिमार्जन क्या है? इंप्रूवमेंट है। और परिमार्जन में आपका अस्थायी परिवर्तन, स्थायी परिवर्तन और प्रेक्षण तीनों शामिल हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए एक टेक्निक क्या है? चारों सही और चारों में सबसे अच्छा कौन सा है? तो वी इज राइट आंसर। क्लियर हुआ? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता है? फिर से क्वेश्चन देखिए आप, निम्नलिखित में से किस कथन को, ये 4 कथन दिए गए हैं, किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता? निगेशन पैटर्न पर आधारित सवाल है ये आपका। ऑप्शन ए कह रहा है व्यवहार का अध्ययन सीखना है, बी कह रहा अन अधिगम भी सीखने का हिस्सा है,
सी ऑप्शन कह रहा सीखना एक प्रक्रिया है जो व्यवहार में मध्यस्थता करती है। डी ऑप्शन कह रहा सीखना अनुभवों के परिणाम स्वरूप घटित होता है। आप बताइए कौन सा सही ऑप्शन होगा। याद रखना निगेशन पर पूछा जा रहा है, इसका मतलब कौन सा कथन सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जाता। 4 कथन है, 3 कथन सीखने के लक्षण के रूप में माने जाते हैं। ये कह सकते हो सीखने की विशेषताएं, सीखने के लक्षण, सीखने के गुण हैं, और 1 पॉइंट सीखने का गुण नहीं है। तो कौन सा है? ए व्यवहार का अध्ययन सीखना है, बी अन्य अधिगम भी सीखने का हिस्सा है, सी सीखना एक प्रक्रिया है जो व्यवहार में मध्यस्थता करती है, डी सीखना अनुभवों के परिणाम स्वरूप घटित होता है। ओके, ए इज राइट आंसर। व्यवहार का अध्ययन सीखना है, ये सीखने के लक्षण के रूप में नहीं है। व्यवहार का अध्ययन क्या होगा आप बताओ। मनोविज्ञान। मनोविज्ञान क्या कर रही है? व्यवहार का अध्ययन कर रही है। मनोविज्ञान सीखना नहीं है। यहां सीखने से संबंधित पूछा जा रहा, तो अनधिगम भी सीखने का हिस्सा है। वो घटनाएं जो बिना तैयारी के भी अनुभूत की जाती, वो भी सब सीखने के हिस्से में है। और सीखना एक प्रक्रिया है जो व्यवहार में क्या करती है? मध्यस्थता लाती है। सीखना अनुभवों के परिणाम स्वरूप घटित होता है। इसका मतलब ए इज राइट आंसर। क्लियर हुआ? देखकर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ें। ओके, देखते 3rd क्वेश्चन। छात्रों के सीखने में जो रिक्तियां रह जाती हैं उनके निदान के बाद डैश होना चाहिए। छात्रों के सीखने में, अब एक बच्चा सीखता है तो 100% तो सीखता नहीं है, कोई ना कोई तो कमी जरूर उसमें रहती है। तो जो रिक्तियां रह जाती हैं, रिक्तियां माने कमियां, गैपिंग्स, उनके निदान के बाद क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए सभी पाठों को व्यवस्थित रूप से दोहराना, समुचित उपचारात्मक कार्य, संघन अभ्यास कार्य, शिक्षार्थियों तथा अभिभावकों को उपलब्धि के बारे में बताना चाहिए। कौन सा सही होना चाहिए आप बताइए। ए, बी, सी, डी। आंसर करिए आप। बी इज राइट आंसर, समुचित उपचारात्मक कार्य। जिन बच्चों को पता होगा निदान के बाद हम क्या करते हैं? उपचार करते हैं, उनको आंसर को करने में कोई कठिनाई नहीं हुई होगी। राइट, बी इज राइट ऑप्शन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने के किन सिद्धांतों से संबंधित है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी एकदम नए क्वेश्चन होंगे। सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से केवल अवलोकनीय, अवलोकन जानते होंगे आप, देखना, अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने के किन सिद्धांतों से संबंधित है? ऑप्शन ए संज्ञानवादी, ऑप्शन बी विकासवादी, ऑप्शन सी रचनावादी, ऑप्शन डी व्यवहारवादी। आंसर करिए आप। वेरी गुड, डी इज राइट ऑप्शन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? बहुत सोचकर आंसर करिए आप। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? 3 सत्य होंगे, 1 असत्य होगा। ए ऑप्शन कह रहा सीखने और परिपक्वन दोनों में ही व्यवहार में परिवर्तन होता है। ऑप्शन बी कह रहा है सीखना एक अर्जित प्रक्रिया है। सी ऑप्शन कह रहा परिपक्वन एक जन्मजात प्रक्रिया है। डी ऑप्शन कह रहा परिपक्वन एक अर्जित प्रक्रिया है। ऑप्शन तय करके आंसर करिए, बताइए आप लोग। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, सही नहीं है? ऑप्शन ए सीखने और परिपक्वन दोनों में ही व्यवहार में परिवर्तन होता है। ऑप्शन बी कह रहा है सीखना एक अर्जित प्रक्रिया है। सी ऑप्शन कह रहा परिपक्वन एक जन्मजात प्रक्रिया है। और डी ऑप्शन कह रहा परिपक्वन एक अर्जित प्रक्रिया है। आपको शायद 2 में कोई कंफ्यूजन नहीं लग रहा होगा, ए और बी में। ये दोनों कथन सत्य हैं।
अब सी और डी में आप चयन कीजिए कौन सा सही है और कौन सा गलत है, राइट। तो देखेंगे आप, डी इज रॉन्ग, और यही हमारा ऑप्शन है। परिपक्वता अर्जित नहीं की जाती है, ये कैसी होती है, जन्मजात होती है, अपने आप आती है, स्वाभाविक है, राइट। क्लियर हुआ होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, बहुत सटीक, बहुत अच्छा सा सवाल है ये, आप आंसर करिए। हाथ फैलाकर मांगने की क्रिया है, हाथ फैलाकर मांगने की क्रिया है। ऑप्शन ए जन्मजात, ऑप्शन बी स्वाभाविक, ऑप्शन सी अस्वाभाविक, ऑप्शन डी सीखी हुई। अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तब आप आंसर जरूर कर पाएंगे, लेकिन क्यों कब कैसे के चक्कर में पड़ेंगे तो शायद। हाथ फैलाकर मांगने की क्रिया है सीखी हुई, राइट। धोखे से भी स्वाभाविक को मत चुन लेना। आपको पता होना चाहिए छोटा बच्चा जब किसी व्यक्ति के सामने खड़ा होता कुछ लेने के लिए, तो उसे हम सिखाते हैं कि बेटा हाथ आगे बढ़ाओ, प्रसाद लेना। प्रसाद जानते हैं आप, जब कभी प्रसाद बांटा जाता है तो एक बच्चा ऐसे खड़ा हो जाता है, प्रसाद बांटने वाला उससे कहता कि हाथ आगे बढ़ाइए, तो वो हाथ आगे बढ़ाता है, फिर कैसे बढ़ाता है ये भी उसे नहीं पता, तो उससे कहा जाता है ऐसे बढ़ाइए। तो हाथ फैलाकर मांगना भी कैसे आता है, सीख कर आता है, ठीक है। छीनना कैसी प्रक्रिया है, छीनने की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है, राइट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सीखना एक डैश क्रिया है। छोटे से छोटे सारे सवाल सीटेट के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 7th क्वेश्चन कह रहा है आपका सीखना एक डैश क्रिया है। ऑप्शन ए गतिशील, ऑप्शन बी किताब पाठन की, ऑप्शन सी याद करने की, ऑप्शन डी उपदेश अर्जन की। आप आंसर करें। सीखना एक क्रिया है, ए गतिशील, बी किताब पाठन की, सी याद करने की, डी उपदेश अर्जन की। वेरी गुड, ए इज राइट ऑप्शन। गतिशील है, निरंतर चलने वाली क्रिया है, राइट। क्लियर हुआ होगा आपका। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8, मनोवैज्ञानिक तत्वों को सीखने में कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये सारे के सारे 10 प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। मनोवैज्ञानिक तत्वों को सीखने में कहा जाता है। ऑप्शन ए वातावरण, ऑप्शन बी अभिप्रेरणा, ऑप्शन सी शारीरिक क्रिया, ऑप्शन डी अधिगम। आंसर करिए आप लोग। मनोवैज्ञानिक तत्वों को सीखने में क्या कहा जाता है, वातावरण, अभिप्रेरणा, शारीरिक क्रिया, अधिगम। वी इज राइट आंसर, अभिप्रेरणा। मनोवैज्ञानिक तत्वों को अधिगम में क्या कहा जाता है, अभिप्रेरणा कहा जाता है। प्रेरणा अथवा अभिप्रेरणा, मोटिवेशन, राइट। क्लियर हुआ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9, सीखने के शारीरिक तत्वों के अंतर्गत नहीं आता है। सीखने के शारीरिक तत्वों के अंतर्गत नहीं आता है। फिर से निगेशन पैटर्न पर सवाल है ये। ऑप्शन ए थकान, ऑप्शन बी परिपक्वता, ऑप्शन सी नशीले पदार्थ, ऑप्शन डी अनुप्रेरणा। डियर स्टूडेंट्स, अगर पिछला क्वेश्चन आपको याद रहा होगा तो इस क्वेश्चन को करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि यह शारीरिक तत्वों की बात चल रही है। अनुप्रेरणा आप इससे पहले अभिप्रेरणा अनुप्रेरणा पढ़कर आए हो, यह मनोवैज्ञानिक तत्वों में शामिल है, तो डी इज राइट ऑप्शन। ये 3 तत्व आपके शारीरिक तत्वों में शामिल है। थकान शारीरिक तत्व में, परिपक्वता शारीरिक तत्व में, नशीले पदार्थों का सेवन ये भी शारीरिक तत्वों में शामिल है, अनुप्रेरणा किसमें शामिल है, मनोवैज्ञानिक तत्व। डी इज राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, सीखने की घटना जो जिस जटिलता के स्तर पर है उस पर ही इसका अध्ययन करना चाहिए, इस दृष्टिकोण के मुख्य प्रवर्तक हैं। बताओ ऑप्शन, राइट आंसर बताइए। सीखने की घटना जो जिस जटिलता के स्तर पर है
उस पर ही इसका अध्ययन करना चाहिए। इस दृष्टिकोण के मुख्य प्रवर्तक कौन है? ऑप्शन ए स्किनर, ऑप्शन बी पियाजे, ऑप्शन सी पेवलोव, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आंसर करें आप। बी इज राइट ऑप्शन, पियाजे। सीखने की घटना जो जिस जटिलता के स्तर पर है, जिस जटिलता के स्तर पर है, उस पर ही इसका क्या करना चाहिए? अध्ययन करना चाहिए। यह दृष्टिकोण किसका है? पियाजे का है। तो ये थे आज के 10 सवाल अधिगम से संबंधित। तो डियर स्टूडेंट्स, एक नोटिस मैंने आपको कल के लेक्चर में दी थी, जिसमें मैंने कहा था कि आप लोग टेस्ट के लिए इंटरेस्टेड हैं। एक मैं एग्ज़ाम पैटर्न, एग्ज़ाम आधारित एक टेस्ट का ऑर्गेनाइजेशन करना चाहता हूं, जिसमें पार्टिसिपेट करना आपकी अपनी इच्छा के अनुसार होगा। फ्री ऑफ कास्ट है, कहीं कुछ भी ऐसा नहीं है कि उसको आपसे कोई पेमेंट लिया जाएगा। लेकिन हाँ, अगर आप उसमें अपीयर होंगे तो आपको आपके क्वेश्चन का मूल्यांकन और आपकी एग्ज़ाम की तैयारी का अंदाज़ा आपको लगेगा, राइट। अगली चीज़ आप उस टेस्ट में जाकर सीखेंगे टाइम मैनेजमेंट। तो उस टेस्ट को ऑर्गेनाइज और करने के लिए आपको कुछ टिप्स मैं बता रहा हूँ, अगर आप उनको फॉलो करेंगे तो आप वो टेस्ट अपीयर कर पाएंगे। आप देखिए, सबसे पहले तो आप अपनी स्क्रीन पर, आप जब गूगल खोलेंगे तो गूगल के लिंक पर आपको टाइप करना पड़ेगा गूगल क्लासरूम। एक एक बात को ध्यान से सुनिएगा। गूगल के लिंक पर आपको टाइप करना पड़ेगा गूगल क्लासरूम, राइट। और जब आप गूगल क्लासरूम टाइप कर देंगे तो एक पेज खुलकर आएगा। जब आप गूगल क्लासरूम को टाइप करेंगे तो एक पेज खुलकर आएगा जिसमें लिखा हुआ होगा सेकेंड पोर्शन पर गूगल क्लासरूम। अब आप इसे टच करेंगे। जब आप इस ब्लू पट्टी को टच करेंगे तो फिर से एक अगला पेज खुलेगा गूगल क्लासरूम का, और आप राइट हैंड पर देखेंगे ऊपर कॉर्नर पर एक प्लस का निशान बना हुआ होगा। आप उस प्लस के निशान को जब टच करेंगे तब दो ऑप्शन आएंगे। एक तो आएगा ज्वाइन क्लास, दूसरा आएगा क्रिएट क्लास। तो आपको ज्वाइन क्लास को सिलेक्ट करना है। ज्वाइन क्लास जब आप सिलेक्ट करेंगे तब आपसे एक पासवर्ड मांगा जाएगा, राइट। और वो पासवर्ड मैं अपने सभी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर मेंशन कर दूंगा। आप लोग उस पासवर्ड को जब इस लिंक पर डालेंगे तब आप टेस्ट के लिए अपीयर हो जाएंगे। मैं पासवर्ड अभी मेंशन कर रहा हूं और ये पासवर्ड आपको या फिर मेरे सभी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर मिलेगा। तो पासवर्ड है यहाँ 5SMG। जैसे ही आप इस कोड को डालेंगे उस लिंक पर तो एक ऑप्शन वहां और आपको मिलेगा ज्वाइन। कोड डालकर आप उसे ज्वाइन कर लेंगे। ज्वाइन क्लास का ऑप्शन मिलेगा आपको और आप क्लास पर ज्वाइन हो जाएंगे। बाकी के लिंक आपको मिलते रहेंगे। मेरा पेज मिलेगा थिंक साइकोलॉजिकली। जब आप उसे टच करेंगे तो आपको डेमो क्वेश्चंस मिलेगा, राइट। डेमो क्वेश्चन को सिलेक्ट करेंगे आप। डेमो क्वेश्चन आपको मिलेगा। एक क्वेश्चन है एनसीएफ स्टैंड्स फॉर, 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे। प्रत्येक सवाल 1 नंबर का होगा। 10 सवालों का ये टेस्ट होगा जिसकी टाइमिंग 8 मिनट होगी। आपको 8 मिनट के अंदर ये 10 सवाल करने होंगे। आपका स्कोर, आप जब इसे सिलेक्ट कर ऑप्शन तय करेंगे, ऑप्शन पर क्लिक करेंगे सही उत्तर पर, और फिर आप इसे सबमिट करेंगे। तो सबमिट होने के बाद ये आपका आंसर मुझे पता चलेगा और मैं आपका स्कोर देखकर आपको इन्फॉर्म करूंगा कि आपने कितने स्कोर किए हैं, राइट। आप खुद भी देख सकते हैं कि आपने सही कितना स्कोर किया है, ठीक। तो ये थी
टेस्ट से संबंधित आपकी जानकारी। आज की क्लास आपको कैसी लगी है कमेंट करके बताइएगा। अधिगम से संबंधित अगले पार्ट भी आपको बारी बारी से मिलते जाएंगे, ठीक है। और 2 दिन के बाद फिर से आपका एक प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा, ठीक है। आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस सेट में भाग लेने की कोशिश करें। अपना स्कोर भी देखते रहिए आप लोग। आज का जो टेस्ट आपको दिया जाएगा वो आपका लेक्चर खत्म होने के बाद 6 बजे से दिया जाएगा, जिसकी टाइमिंग ऑनलाइन होगी 6:08 तक। जो लोग 6 बजे से 6:08 तक ही उस पर क्लिक करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, वही लोग उसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे, बाकी लोग नहीं कर पाएंगे, राइट। बाकी का जितना भी टेस्ट से संबंधित डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला जाएगा नोटिफिकेशन, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं कैसे आपको टेस्ट अपीयर होना है, राइट। तो पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट डे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।